सबसे पहले हम लोग समझाते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है। तो बच्चों, ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है इसका रिजल्ट एक इंटीजर होता है। तो पहले अपने दिमाग में एक बात बैठा लो कि हमें खूब सारा नहीं पढ़ना है, हमें जो पढ़ना है वो कम पढ़ना है, लेकिन उतना समझ में आ जाए। ज्यादा पढ़ने से कुछ भी नहीं होता। तो बच्चों, अभी हमने ये बताया कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है उसका रिजल्ट एक इंटीजर होता है। जैसे हमने बच्चों आपके सामने एक लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो बेटा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो रिप्रेजेंट करते समय बेटा हम इस तरह के ब्रैकेट्स बनाते हैं, जैसे हमने अभी आपके सामने बनाया। दिस इज कॉल्ड इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स भी कहते हैं। दिस इज कॉल्ड, ब्रैकेट का नाम होता है, या हम लोग कह सकते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, या तो हम लोग दूसरी भाषा में कह सकते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स। तो बच्चों, हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो या इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स हो, इनका जो रिजल्ट होता है वो ऑलवेज एक इंटीजर होता है। अब चाहे वो नेगेटिव इंटीजर हो चाहे वो पॉजिटिव इंटीजर हो, इसका रिजल्ट एक इंटीजर होता है। अपने दिमाग में तो पहले ये बैठा लो। अब ये इंटीजर कौन से होते हैं, कैसे इसको डिफाइन किए जाते हैं, तो ये काफी आसान काम है। सबसे पहले बच्चों हम आपके लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं। देखिए, हम आपके लिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं। ये देखिए, एक मैंने आपके लिए अभी नंबर लाइन बनाई है, आप इसको एकदम तसल्ली से समझिए। जैसे नंबर लाइन पे हमने लिखा 0 1 2 3 -1 -2 -3। तो बच्चों, अभी हमने आपके सामने एक फंक्शन लिखा है, दिस इज y is equal to integral part of x। y is equal to integral part of x, या इसको हम कह सकते हैं y is equal to greatest integer function of x। अब बेटा कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे समझिए। जैसे हमने कहा कि बच्चों आप एक काम करो, आप हमको बताओ कि जो अगर हम आपको दे दें कि इंटीग्रल पार्ट ऑफ 1.2 क्या होता है, तो आप कहेंगे सर 1.2 का इंटीग्रल पार्ट, यानी 1.2 का इंटीग्रल पार्ट, इसका रिजल्ट एक इंटीजर होगा। तो सर 1.2 का इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। अगर बच्चों हम आपके सामने कहते हैं 1.5 का इंटीग्रल पार्ट, तो भी आप कहेंगे 1 होगा। और बच्चों अगर मैं आपसे कह दूं 1.9 का इंटीग्रल पार्ट, तो उसका भी इंटीग्रल पार्ट 1 होगा, क्योंकि मैंने आपको समझाया ना कि इसका रिजल्ट जो होगा वो सिर्फ एक इंटीजर होगा। अब भले चाहे कोई 1.99 क्यों ना लिख दे, उसका भी रिजल्ट एक इंटीजर होगा। तो बेटा अब हम आपके सामने फिर से लिख रहे हैं। जैसे किसी ने लिख दिया 2.01, तो बेटा इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2। किसी ने लिख दिया 2.1, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2। किसी ने लिख दिया 2.99, तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2। किसी ने लिख दिया 3, तो तुम कहोगे 3 तो एज इट इज इंटीजर है, तो उसका इंटीग्रल पार्ट तो 3 ही होगा। तो अगर इंटीग्रल पार्ट आपसे किसी इंटीजर का पूछा जाए तो वो इटसेल्फ एक इंटीजर होगा। जैसे मैंने 5 का इंटीग्रल पार्ट आपको 5 बताया। तो बच्चों आपको ये समझ में आना चाहिए हम आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप हमारी स्क्रीन पे फिर से ध्यान दीजिए, हम आपको नंबर लाइन की हेल्प से समझाते हैं। देखिए नंबर लाइन, जैसे बच्चों मैंने कह दिया कि मैं 0 से 1 के बीच में खड़ा हूं, तो बच्चा 0 से 1 के बीच में खड़े होगे तो उसका जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो 0 होगा। क्या होगा? 0 होगा। क्योंकि अभी तो हमने बताया, जैसे हमने बोला 1.5, तो 1.5 क्या होगा? आप यहां पर होंगे, तो 1.5 का इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा। 2 और 3 के बीच में आप खड़े हो जाएंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 2 होगा। आप 1 और 2 के बीच में कहीं भी खड़े हो जाए, उसका इंटीग्रल पार्ट 1 ही होगा, चाहे 1.1 हो, चाहे 1.2 हो, चाहे 1.52 हो, चाहे 1.99 हो, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1। वैसे ही बच्चों अगर आप 3 से 4 के बीच में कहीं भी खड़े हो जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट उस नंबर का 3 होगा। अब बच्चों वही बात आपको लेफ्ट हैंड साइड पे देखनी है। अगर बच्चों हम -1 और 0 के बीच में खड़े हो जाए तो इसका इंटीग्रल पार्ट -1 होगा। क्या होगा? -1 होगा। जो बेटा कम वाला नंबर होता है वही बन जाता है इंटीग्रल पार्ट,
जैसे अगर हम -2 से -1 के बीच में खड़े हो जाए तो इनसी जो इंटीग्रल पार्ट होगा वो -2 होगा। अगर हम -3 से -2 के बीच में खड़े हो जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट -3। तो अगर बच्चों कोई आपके सामने सिर्फ अगर -3 लिख दे तो -3 का इंटीग्रल पार्ट तो -3 ही होगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीग्रल पार्ट क्या है। इंटीग्रल पार्ट का रिजल्ट एक इंटीजर होता है। अब वो इंटीजर क्या होता है? जो आपका इंटरवल है उस इंटरवल में जो कम वाला नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। जैसे 1 से 2 के बीच में 1 होगा, 0 से 1 के बीच में 0 होगा, -1 और 0 के बीच में -1 होगा, -2 और -1 के बीच में -2 होगा। तो बच्चों अब इसकी एक डेफिनेशन होती है जिसका कोई यूज नहीं है लेकिन आपको लिखनी तो पड़ेगी। तो हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। इट इज डिफाइंड एज it is defined as greatest integer less than or equal to x, less than or equal to x। तो बच्चों ये होता है, आपको ध्यान रखना होगा। ये बच्चों मैंने अभी इसकी डेफिनेशन लिखी है, डेफिनेशन से इसका कंसेप्ट नहीं क्लियर होता है, इसलिए मैंने आपको प्रैक्टिकल वे में बताया कि दोनों नंबर में से जो कम वाला नंबर होगा तो वो आपका इंटीग्रल पार्ट होगा। जैसे आपका 1 से 2 के बीच में आप खड़े होंगे तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको ध्यान देना होगा कि मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में क्या बताया। अब हम इसको और भी समझेंगे तभी आपको और क्लियर होगा। तो बच्चों उसको और समझने के लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तब आपको ये और भी समझ में आएगा। देखिए बच्चों हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। तो बेटा हम ग्राफ किसका बना रहे हैं? y इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का, जिसको हम लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी कहते हैं और इसको हम लोग स्टेप फंक्शन भी कहते हैं। स्टेप फंक्शन, क्योंकि जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका ग्राफ जो होता है वो एकदम सीढ़ी जैसा बनता है, इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन के नाम से जानते हैं। तो बच्चों चलिए हम इसका ग्राफ बनाते हैं। और आप जानते हैं किसी का भी ग्राफ बनाने के लिए पहले आपको y एक्सिस बनानी पड़ती है, फिर आपको x एक्सिस बनानी पड़ती है। जब तक आप ये बनाएंगे नहीं तब तक आपका ग्राफ बन नहीं पाएगा। तो बच्चों आपके सामने ये x एक्सिस और y एक्सिस। तो बच्चों इसको हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब आप देखते चले जाइए। सबसे पहले जो पॉइंट्स आप जानते हैं वो आप खुद लिख लीजिए, 0 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। अगेन बच्चों 1 2 3 4 5 6। हमने थोड़ा गैप दे दिया है ताकि आपको क्लियर कट थोड़ा नजर आए। तो ये है बच्चों, मैंने अभी तो सिर्फ पॉइंट्स दिखाए। अब बच्चों हमको ग्राफ बनाना है, चलिए हम लोग ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों अभी हमने क्या बताया कि सब कुछ डिपेंड करेगा जो ब्रैकेट है, जिसको आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो ब्रैकेट है, जो भी हमने आपके सामने ब्रैकेट बनाया, ये ब्रैकेट, इस ब्रैकेट के अंदर का जो नंबर है सब उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि ग्राफ आपको एक्स और वाई में बनाना है। तो सबसे पहले आप कहेंगे कि सर अगर एक्स जो है वो मान लीजिए 0 से 1 के बीच में लाई करता है, मतलब मैंने बताया जो इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स है उसमें जो एक्स है, यानी ये वाला एक्स जो ब्रैकेट के अंदर है, अगर ये एक्स 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो अगर हम उसका इंटीग्रल पार्ट लेंगे तो बेटा इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 0। जैसे आपको हम समझाते हैं, जैसे आप 0.1 ले लीजिए, 0.2 ले लीजिए, 0.3 ले लीजिए, ये सारे नंबर 0 से 1 के बीच में, तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? 0 आएगा। तो बेटा अब वही मैं आपको ग्राफ में समझा रहा हूं कि अगर ब्रैकेट के अंदर का नंबर 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। और यदि ब्रैकेट के अंदर का नंबर 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो इसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 1 होगा। ब्रैकेट के अंदर का नंबर अगर बच्चों 2 से 3 के बीच में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 2 होगा। अच्छा आप ग्राफ कैसे बनाएंगे? चलिए
Sir, your voice is not coming. Okay, just wait. Just wait. ओके बच्चों, अब स्क्रीन विजिबल है सबको? यस सर। ओके, तो हमने बच्चों जितना ग्राफ बताया वो ग्राफ क्या आपको समझ में आया? मैं दोबारा एक बार बता देता हूं, काफी इजी सा ग्राफ था। आप y इक्वल टू 0 का ग्राफ बनाइए जब x 0 से 1 के बीच में है। फिर y इज इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाइए जब x 1 से 2 के बीच में है। फिर y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाइए जब x 2 से 3 के बीच में है। तो बच्चों देखिए, यहां तक कि ग्राफ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको बताइए, हम दोबारा बता देते हैं। हालांकि मैंने आपको बताया था जब 0 से 1 के बीच में होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। 1 से 2 के बीच में होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 1 होगा। 2 से 3 के बीच में होगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट 2 होगा। क्लियर है बच्चों? ओके, तो बच्चों सभी लोग ध्यान दें इस पे, अगर कुछ ना समझ में आया तो हमसे पूछे।
जिस बच्चे को कुछ समझ में ना आया हो तो वो हमसे आराम से पूछे, मैं देख लेता हूँ कौन कौन से बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, इसमें से अभी दिख जाएगा। देखो भाई, किसको समझ में नहीं आया वो हमसे दोबारा पूछे। ओके, मेरी आवाज आ रही है सबको? Yes, sir. ओके yes sir. ओके ओके, ठीक है, स्क्रीन भी विजिबल है। तो आप देखिए, पहले आपको जितना मैंने ग्राफ बताया है इसमें क्या नहीं क्लियर है तो हम आपको दोबारा बता देंगे। किसी बच्चे को देखो अगर नहीं क्लियर है तो वो हमको दोबारा बोले, हम दोबारा क्लियर कर देंगे। मैं पूछ लेता हूँ। ओके, अफान खान, आकर्षण, आशी, देवेश, मानसी, ऋषिश, लोक। देखो अगर किसी को नहीं क्लियर है तो वो हमसे दोबारा पूछे, हम दोबारा बता देंगे। ओके, तो आशी, तो बेटा तुमको समझ में आया जितना मैंने बताया? पता नहीं आपने Yes, मीटिंग sir. कब ज्वाइन की। ओके, ठीक है बेटा। तो बेटा हम फिर से समझा रहे हैं आपको, जरा इधर देखिएगा। अगर मैंने अभी जस्ट आपको पीछे बताया था कि अगर हम नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ जाएंगे, नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ, तो नेगेटिव रियल एक्सिस की तरफ हम जैसे ही जाएंगे, जैसे -1 से 0 के बीच में अगर जाएंगे तो आपका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1 होगा। तो वही बेटा हम यहाँ पर आपको सिखा रहे हैं कि अगर आपका x -1 से 0 के बीच में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -1 होगा। अगर आपका x -2 से -1 के बीच में लाई करेगा तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? -2। -2. ये, हाँ यस, आपको ये क्लियर होना चाहिए। अगर ये क्लियर होगा तो आप समझ गए। ठीक है, ओके। तो अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं। देखिए ग्राफ इसका, तो बेटा जब y = -1 का ग्राफ बनाना है, y = -1 क्या होगा? स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, लेकिन पूरा नहीं बनाएंगे, -1 से 0 के बीच में बनाएंगे, जहां पे 0 पे एक्सक्लूड है। फिर y = -2 का ग्राफ बनाएंगे, y = -2 का ग्राफ बनाएंगे, जहां पर -1 पे एक्सक्लूड है। तो आप इस तरह से आप समझ सकते हैं ये ग्राफ आपका बच्चों इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का है, तो इसलिए हम इसको स्टेप फंक्शन कहते हैं। और सिमिलरली ये ग्राफ इस तरह से फिर ये आगे चलता चला जाता है, इसको हम लोग बच्चों स्टेप फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये ग्राफ बिल्कुल इस तरह से आगे चलता चला जाता है। अब जिस बच्चे को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ न क्लियर हो तो वो मेरे से दोबारा भले पूछ ले, मैं दोबारा भी बताने के लिए तैयार हूं। जिस बच्चे को इंटीग्रल पार्ट ऑफ x का ग्राफ ना क्लियर हो वो हमसे दोबारा पूछ सकता है, मैं दोबारा भी बताने के लिए तैयार हूं। सर एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। ओके, तो मैं दोबारा फिर से बता देता हूं। देखो मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूं दोबारा। ओके, नेक्स्ट पेज। आपको करना क्या होता है? बहुत आसान सा काम करना होता है। आप इसके ग्राफ को ना समझिए, आप सीधा ये समझिए कि आप नंबर लाइन पे क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप एक नंबर लाइन बनाइए। नंबर लाइन बना करके आप उस पर लिखिए 0 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1। चलो हर बच्चा अब इधर ध्यान दे। बेटा मैंने कोई नंबर लेट किया, वो मान लो नंबर x है। अब वो नंबर जो x है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, तो बेटा उसका इंटीग्रल पार्ट क्या होगा? 0 होगा। मैंने बताया ना कि 0 से 1 के बीच में 0.1 0.2 0.3, तो उसका एक इंटीजर रिजल्ट क्या है? तो इंटीजर रिजल्ट तो सिर्फ 0 ही है ना, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इसका रिजल्ट एक इंटीजर होता है। अगर बेटा वही आप काम 1 से 2 के बीच में खड़े हो जाएंगे, कोई भी एक नंबर लेके, लेट से वो नंबर x है। अब वो x क्या हो सकता है? 1.2 1.3 1.5, तो उसका इंटीजर पार्ट क्या है? 1 है। क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली बेटा अगर हम यही कहानी नेगेटिव वाले पार्ट के लिए करें, जैसे अगर हमने मान लो -1 से 0 के बीच में खड़े हो जाए तो उसका इंटीग्रल पार्ट क्या आएगा? -1 आएगा। अगर हम -2 से -1 के बीच में खड़े हो जाए तो हमारा -2 आएगा। तो हमारा x जिस भी इंटरवल में होगा उसमें जो कम वाला नंबर होगा वही इंटीग्रल पार्ट होता है। तो देखो बच्चों, अभी हम यहाँ पर खड़े हुए थे तो -1 आ गया, यहाँ पे खड़े हुए तो -2 आ गया,
यहां पे खड़े हुए तो -3 आ गया। रिजल्ट इसका एक इंटीजर। अब बेटा ग्राफ बनाने के लिए मैंने आपको एक कला बताई, वो कला आप इसको यूज कर लीजिए, आपका ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। तो बहुत आसान होता है ग्राफ बनाना। जिसको भी ना समझ में आया हो वो दोबारा समझे। 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ नीचे थोड़ा सा गैप कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4। देखो, तो जिस बच्चे ने पूछा था आप वो देख ले बेटा। बेटा सबसे पहले हमारी स्क्रीन पे ध्यान दो, आपको y = 0 का ग्राफ बनाना है। तो आप कहेंगे सर y = 0, ये होती है ग्रीन लाइन। तो 0 से 1 के बीच में आप इतना ही ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि x आपका 0 से 1 पे, 1 पे एक्सक्लूडेड है तो मैंने एरो लगा दिया। फिर बेटा आपको y = 1 का ग्राफ बनाना है। ये बेटा y = 1 का ग्राफ होता है, 1 पे इंक्लूडेड, 2 पे एक्सक्लूडेड, और 2 पे मैंने एरो बना लिया। सिमिलरली बेटा आप ये ग्राफ अब आप बनाते चले जाइए, और अब आप हमसे पूछिए फिर क्या नहीं समझ में आया तो हम आपको दोबारा बताएं। पूछो बेटा, फिर से बताएं। नो सर, ये समझ में। तो बेटा इसको हम लोग कहते हैं स्टेप फंक्शन। क्या कहते हैं? स्टेप फंक्शन के नाम से हम इसको जानते हैं। तो बेटा ये इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ है, ये आपकी एनसीईआरटी में भी बना है। मैं कोई स्पेशल आपको अलग से नहीं बता रहा हूं। जितना एनसीईआरटी में ग्राफ बना है उतना ही ग्राफ अभी हमने बनाया है। बाकी इसके क्वेश्चंस तो अभी इतने बनते हैं कि पूछिए नहीं। पहले तो आप ये समझिए कि अभी आपको ग्राफ ये समझ में आया कि नहीं समझ में। अब बच्चा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन और भी बताते हैं। देखिए, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने के साथ साथ हम आपको एक ग्राफ बता रहे हैं, नया ग्राफ। वो ग्राफ होता है y = सिग्नम x। ये भी आपकी एनसीईआरटी छोड़िए, हर जगह ग्राफ बना हुआ है। y = सिग्नम x। SGN का नाम होता है सिग्नम। सिग्नम, इसको एक सिग्नम x का ग्राफ कहा जाता है। तो सिग्नम x का ग्राफ जो होता है वो कैसे बनता है वो आप समझ लीजिए, या आपने कभी समझा ना हो तो हम आपको तरीका बता देते हैं। सिग्नम x बेसिकली इस तरह का जो फंक्शन होता है mod x/x, इसी को ही हम सिग्नम फंक्शन कहते हैं। तो चाहे आप सिग्नम x लिखिए चाहे mod x/x लिखिए, ये सिग्नम फंक्शन के नाम से बोला जाता है। अब आप दो तरीकों से मत पढ़िए वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। अब आप यही जानिए कि सिग्नम x यही होता है जो हमने आपको बताया है। अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है सिग्नम का। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं, जैसे मैंने मॉड को डिफाइन किया था ना, वैसे ही हम बच्चों सिग्नम को डिफाइन करते हैं। कैसे डिफाइन करते हैं? जब x पॉजिटिव होता है यानी 0 से बड़ा, तो इसका रिजल्ट होता है 1, और अगर x 0 होता है तो इसका रिजल्ट होता है 0, और अगर x बेटा आपका लेस देन 0 होगा तो इसका रिजल्ट होगा -1। अब आप बच्चा इसको डिफाइन कर लीजिए, जो भी मैंने आपको बताया था देखिए वही आ रहा है। किसी का भी मॉड आप किस तरह से डिफाइन करते हैं, देखिए डिफाइन करिए। आइए बच्चों उधर देखिए, आप क्या कहेंगे कि सर आपने मॉड किस पे लगा है? मॉड सर सिर्फ ऊपर वाले x पे लगा हुआ है। तो मॉड के नंबर का अगर पॉजिटिव होगा अंदर का नंबर तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खोलेगा, तो ये बेटा x/x हो जाएगा। तो x/x क्या होता है? 1। अगर 0 ले लिया हमने तो 0/समथिंग क्या होगा? 0 होगा। और अगर हमने x को ले लिया लेस देन 0 तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खोलेगा, यानी -x/x, और -x/x क्या होगा? -1। तो बेटा ये mod x/x को हम लोग कभी कभी सिग्नम फंक्शन के नाम से जानते हैं। लेकिन जो आपकी जो बुक्स हैं, जो आपके पास अवेलेबल बुक्स हैं, उसमें सिग्नम ही कहा जाता है। इसलिए आप इसको अलग से डिफाइन मत करिए। आप ऐसे याद रखिए कि अगर x 0 से बड़ा है तो उसका सिग्नम 1 होगा, x अगर 0 है तो उसका सिग्नम 0 होगा, x लेस देन 0 है तो उसका सिग्नम -1 होगा। और अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपसे पूछता हूं, जरा बताइए। जैसे मैंने पूछा कि सिग्नम 100 क्या होगा, तो मानसी बताएगी कि सिग्नम 100 क्या होगा। मानसी कहेगी कि सर जो 100 है ये 0 से बड़ा नंबर है, और 0 से बड़े नंबर का जो सिग्नम होता है सर वो क्या होता है? 1 होता है। तो सर सिग्नम 100 क्या होगा? 1 होगा। मानसी समझ में आया?
और अगर हम Yes, बेटा sir. सिग्नम -2 लिख देते हैं तो तुम कहोगे सर -2 लेस देन 0 है, और लेस देन 0 नंबर का अगर हम सिग्नम लेते हैं तो उसका रिजल्ट -1 आएगा। और अगर हम सिग्नम 0 लिख देते हैं तो इसका रिजल्ट 0 आएगा। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि चाहे 100 ले x को, चाहे 200 ले x को, चाहे 300 x को ले, कोई भी पॉजिटिव x होगा तो उसका सिग्नम क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो बेटा हम इसको ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए हम ग्राफ में किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझिए। तो ये मैंने रिप्रेजेंट करने के लिए ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, 0 1 और थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं 1, तो ये हो गया 1 और ये है 0 और नीचे है -1। तो देखो बच्चों, सब लोग ध्यान से देखो, अब हम क्या करने जा रहे हैं। तो अब हम सिग्नम x का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो आपने क्या बताया कि जब x पॉजिटिव होगा यानी 0 से बड़ा, 0 नहीं 0 से बड़ा, तो वहां पर y की वैल्यू क्या है? 1। तो y इक्वल टू 1 का ग्राफ बनाइए। ये है y इक्वल टू 1 का ग्राफ, लेकिन 0 पे 1 नहीं है, इसलिए 0 पे 1 मत लेना, उसको एक्सक्लूड कर लो। 0 पे 1 नहीं है, इसलिए उसको क्या कर लेंगे आप? एक्सक्लूड कर लेंगे। तो देखिए आपने ये एक्सक्लूड कर लिया, ठीक है। 0 से बड़ा x उस पे हमेशा 1 होगा। और बच्चों 0 पे 0 है, तो जब 0 पे 0 है तो हम 0 को भी लेंगे। ये देखिए हमने 0 को रेड कलर से मार्क कर दिया। और बेटा y इक्वल टू -1, ये ग्राफ आप सभी लोग जानते हैं बनाना। ये देखिए y इक्वल टू -1 का ग्राफ किस एक्सिस में बनाना है? नेगेटिव एक्स एक्सिस में। लेकिन 0 पे -1 नहीं है, इसलिए 0 पे -1 नहीं है, इसलिए -1 को 0 पे एक्सक्लूड करना होगा। लीजिए मैं एक्सक्लूड कर देता हूं, ये है। तो बेटा ये सिग्नम x का ग्राफ है। आपको ध्यान रखना होगा कि सिग्नम x का ग्राफ हम किस तरह से बनाते हैं। तो दिस इज y इज इक्वल टू सिग्नम पार्ट ऑफ x। ओके बच्चों, ये सबको यहां पर क्लियर हो गया होगा सही ढंग से? ठीक है, सबको क्लियर है? आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, सबको क्लियर है, ठीक, गुड, अच्छी बात है। तो बच्चों अब हम लोग यहाँ पे एक ग्राफ और देखने जा रहे हैं, वो भी आपको ग्राफ समझना होगा। नेक्स्ट ग्राफ है। नेक्स्ट ग्राफ से पहले मैं आपको रिप्रेजेंटेशन बता देता हूँ। तो बच्चों आप लोग सभी जानते होंगे कि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो अब हम लोग साइन x का ग्राफ देखने जा रहे हैं और साइन x के ग्राफ का पैटर्न हम आपको सिखाने जा रहे हैं। जरा समझिएगा। जैसे बच्चों मैंने आपके सामने लिखा y इज इक्वल टू साइन x, और ये ग्राफ बना करके हमें क्या हासिल होगा वो भी समझिएगा। तो बच्चों जैसे मैंने ये आपके सामने x एक्सिस और y एक्सिस बना के खड़ी कर दी, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो बच्चों सबसे पहले देखिए हम कैसे बनाते हैं ग्राफ। ये देखिए y इज इक्वल टू साइन x का ग्राफ बच्चों आप सभी को आज के बाद बनाना है, और वो ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। देखिए बच्चों ये एक पीरियोडिक ग्राफ होता है जो अपने पाथ को रिपीट करता रहता है इस तरह से। तो बच्चों ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है, आप सभी को ये आज के बाद बनाने आना चाहिए। ये y इक्वल टू साइन x का ग्राफ है। तो अब हम पॉइंट्स लिख लेते हैं। यहाँ पे पॉइंट होता है 0, यहाँ पर होता है 90। 90 को बेटा हम लोग लिखते हैं π/2। जो एंगल्स होते हैं वो हम लोग डिग्री में लिख करके रेडियंस में लिखते हैं। तो 90 को हम लोग लिखते हैं π/2। 90 रिटन एज π/2। पाई की वैल्यू होती है 180। 180/2 कितना हुआ? 90। 0 π/2 और यहां हो जाता है बेटा पाई। पाई का मतलब 180। यहां हो जाता है 0 π/2 पाई, यहां होता है 3 π/2, यहां होता है 2 पाई। और यही वाले पॉइंट्स आप पीछे की तरफ लिखेंगे -π/2, -पाई, -3 π/2, -2 पाई। आपको इतने पॉइंट्स पता होने चाहिए। π/2 का मतलब क्या होता है?
90, पाई का मतलब 180, 3π/2 में पाई की वैल्यू डाल दो तो 270 आएगा, 2 पाई का मतलब 360 होता है। तो बेटा आपको ग्राफ रीड करने आना चाहिए। चलिए मैं आपको ग्राफ रीड करके बताता हूँ, इधर आइए। तो बच्चों इधर ध्यान देखिए, 0 पर वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। π/2 पर वैल्यू क्या है, 1। π/2 पे वैल्यू क्या होती है इसकी, 1। तो आप बेटा यहाँ पर ऊपर लिखिए 1, दिस इज 1, और नीचे होता है -1। फिर से देखिए, पाई पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 0। फिर 3π/2 पे क्या होगी, -1। देखिए 3π/2 पे -1 है, नीचे की तरफ देखिए। फिर 2π पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, 0। फिर ऐसे ये वैल्यू पीरियोडिक होती है और रिपीट करना चालू कर देती है। तो बेटा ये एक ग्राफ होता है। अगर आपको ये पॉइंट्स लिखने की अभी आदत नहीं है तो धीरे धीरे मैं आपको आदत डलवाऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में। अभी लेकिन आपको याद रखना है कि π/2 का मतलब होता है 90, और पाई का मतलब होता है, पाई का मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया ना, पाई का मतलब 180, 3π/2 का मतलब 270, ये आपको याद रखना होगा। और 2 पाई का मतलब होता है 360, ये आपको बच्चों याद रखना है। अब बच्चों ग्राफ बनाने का हमारा मोटो क्या है, जरा वो समझ लीजिए। ग्राफ बनाने का हमारा मोटो क्या है, जरा वो समझ लीजिए। आपने ग्राफ बनाया और ग्राफ बना के जरा ध्यान से देखिएगा कि चाहे π/2 पर अगर हम उसकी वैल्यू देखें, या 3π/2 पर उसकी हम वैल्यू देखें, या 2 पाई के आगे हम उसकी वैल्यू देखें, या -3π/2 पे वैल्यू देखें, तो बच्चों एक बात यहाँ पे क्लियर है कि जो sin x है वो हमेशा अपनी वैल्यू जो देगा वो -1 उसकी लीस्ट वैल्यू होगी, और 1 जो होगी उसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा कि जो sin x होता है, जो sin x होता है वो किसी भी एंगल का sin x हो, चाहे वो 370 हो, चाहे 270 हो, चाहे वो 200 डिग्री हो, कुछ भी हो, sin x की जो वैल्यू होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है। sin x की वैल्यू जो होती है वो -1 से 1 के बीच में लाई करती है, चाहे x आपका कुछ भी हो, x आपका कोई भी रियल नंबर हो सकता है, -100, +100, -100/2, -7/2, x आपका कुछ भी हो, हमेशा जो sin x की वैल्यू होगी वो -1 से 1 के बीच में लाई करेगी। ये आपको अब हमेशा के लिए याद रखना होगा कि sin x की लीस्ट वैल्यू है -1, मैक्सिमम वैल्यू है +1, तो इसकी वैल्यू जो होगी वो हमेशा -1 से +1 के बीच में लाई करेगी। ओके बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से। अब हम बच्चों cos x का ग्राफ भी देख लेते हैं। तो बेटा हम लोग ने देखा कि x = 0 पर 0 होता है, तो क्योंकि sin x में जब एक 0 डालेंगे तो y 0 हो जाएगा, इसका मतलब जो sin x होता है वो ओरिजिन से पास करता है। लेकिन cos x में जब एक 0 डालेंगे तो y की वैल्यू 1 आ जाएगी, इसका मतलब cos x का ग्राफ ओरिजिन से पास नहीं करेगा। तो cos x का ग्राफ कैसे दिखाई देता है, cos x में मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, उसको जानने के लिए हम फिर से y = cos x का ग्राफ देखेंगे। तो मेरी आवाज सबको आ रही है? Yes, sir. ओके। तो बच्चों y = cos x का ग्राफ आपकी स्क्रीन पे हम बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आप y एक्सिस बनाइए, फिर x एक्सिस बनाइए और ग्राफ बनाना चालू करिए, x एक्सिस, y एक्सिस। तो देखिए बच्चों cos x का ग्राफ कैसे बनेगा। तो ये है बच्चों cos x का ग्राफ, लाइक दिस, इस तरह से बनता है y = cos x का ग्राफ। ये है बच्चों। तो बच्चों ये y = cos x का ग्राफ है। अब आप पॉइंट्स लिख सकते हैं, यहाँ 0 होता है, यहाँ 90 होता है, यहाँ 180, 0π/2 पाई, 3π/2, 2 पाई। तो बेटा ये 2 पाई तक मैंने इसका ग्राफ बना दिया। यही पॉइंट्स यहाँ पे लिख दो, -π/2, -पाई, -3π/2, -2 पाई। तो मैक्सिमम वैल्यू उसकी +1 और मिनिमम वैल्यू उसकी -1। तो बच्चों अब यहाँ पे तुम लोग को ध्यान से देखना होगा कि जो y = cos x का ग्राफ है उसके ग्राफ का नेचर कैसा है।
ठीक है बच्चों, y इक्वल टू cos x की ग्राफ का हम लोग नेचर समझते हैं। तो बच्चों आप कहेंगे कि सर इसमें बिल्कुल वही कहानी है कि x आपका कुछ भी हो, इसकी वैल्यू जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू +1 है और सर मिनिमम वैल्यू -1 है। x आपका चाहे कोई भी कुछ भी, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो cos x होता है वो भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है, चाहे x आपका कोई भी नंबर। और आपको अब ये बात बिल्कुल साइन की तरह याद रखनी होगी कि साइन भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है और कॉस भी -1 से 1 के बीच में लाई करता है। ओके बच्चों, ये आप लोग बहुत बात अच्छे से समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ओके बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये वाले जो कंसेप्ट थे आज वाले मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर कर दिए हैं कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, सिग्नम एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, इनके ग्राफ का क्या मतलब होता है, कैसे इनको समझते हैं, तो ये बात हमने आपको क्लियर कर दिया। तो बच्चों यहाँ पे हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम लोग एक सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, एक कंबाइन इक्वेशन मैंने ले रखी है, उसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है अपना रिजल्ट। तो बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन हम लोग आपकी स्क्रीन पे लिख रहे हैं, देखिए जरा। सॉल्व क्वेश्चन है, लिखिए हमारे साथ, सॉल्व। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग अपनी सेट थ्योरी की तरफ वापस चलेंगे, क्योंकि सेट थ्योरी काफी आसान सी थी, उसको भी खत्म करना है। एक्स स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। इसको बेटा सॉल्व करना है, बताना है x क्या क्या आएगा। तो बच्चों यहाँ पर कितने मॉड है? सिर्फ एक मॉड है। तो ये मॉड कब पॉजिटिव होगा? जब x 1 से बड़ा होगा तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, x 1 से छोटा होगा तो मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो बच्चों यहाँ पर एक ही नंबर लाइन बनेगी, क्योंकि यहाँ पर एक ही मॉड है। तो आप बच्चों एक नंबर लाइन यहाँ पर बना लीजिए और नंबर लाइन पे लिख लीजिए यहाँ 1। 1 से बड़े होंगे x तो मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा, मॉड x माइनस 1, और 1 से छोटा x होगा तो ये मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो बच्चों हम यहाँ पर पहला केस क्या कंसिडर कर लें कि मॉड के अंदर का नंबर क्या है? लेस देन 1। यह बचा हमारा, ये बेटा हम लोग का पहला केस। अब पहले केस को सॉल्व करिए, क्या आपका आंसर आएगा? एक्स स्क्वायर, अगर x 1 से छोटा है तो उसका मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो ये माइनस टाइम्स मॉड ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से आया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x टाइम्स x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहां से देखो x की वैल्यू क्या आई? x की वैल्यू 0 आई और x की वैल्यू 1 आई। तो बच्चों आप लोग कहोगे कि सर 1 तो लेंगे नहीं, क्योंकि 1 पे इक्वालिटी लगी नहीं है। इक्वालिटी हमेशा ग्रेटर वाले साइन पे लगाते हैं। तो सर यहाँ 1 तो हो नहीं सकता, लेकिन 0 से जो है सर वो 1 से छोटा हो सकता है, इसलिए हम 0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। यानी कि इस केस में x इक्वल टू 0 इस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो हमारा आ गया x इक्वल टू 0। अब बच्चों दूसरा सॉल्यूशन निकालने के लिए हम कंसिडर करेंगे, हम x को 1 से बड़ा मान लेंगे। जो बच्चों हम लोग x को 1 से बड़ा मानेंगे, ग्रेटर और इक्वल टू 1, क्योंकि ग्रेटर पे हमेशा इक्वल का साइन भी लगाते हैं मॉड के केसेस में, तो हम लोग क्या करेंगे, ये मॉड अब पॉजिटिव साइन से खुलेगा, तो पॉजिटिव साइन से ओपन करेंगे। तो बच्चों हमसे कई लोगों ने पूछा था कि 0 एक पॉजिटिव नंबर होता है कि 0 एक नेगेटिव नंबर होता है। याद रखिएगा 0 एक पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए हम ग्रेटर पे इक्वल का साइन भी लगाते हैं, क्योंकि मॉड उसका पॉजिटिव साइन से ही खुलेगा 1 पे भी। तो याद रखिएगा 0 को एक पॉजिटिव नंबर की तरह ही ट्रीट करते हैं, और इनइक्वालिटीज में मॉड वाले में हमेशा जब ग्रेटर का साइन लगाएंगे तो वहां पे इक्वल का साइन भी होगा, इसलिए ग्रेटर और इक्वल टू 1, और इस केस में इसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा। तो ये बच्चों हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। अब बच्चों उसको चेक करो, उसके फैक्टर हो सकते हैं, अगर फैक्टर हो सकते हैं तो उसके फैक्टर कर लो। तो 2 के फैक्टर होंगे 2 1 या 2, मैंने इसके फैक्टर कर दिए। तो बच्चों यहां सर 2 फैक्टर्स निकलेंगे, एक x प्लस 2 निकलेगा और एक x 1 निकलेगा।
तो बच्चों यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और x की वैल्यू आएगी 1। तो आप कहेंगे सर -2 तो होगा नहीं ग्रेटर इक्वल टू 1 में, 1 होगा सर, तो x इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों ये दूसरा आंसर आपका आ गया, x इक्वल टू 1 इज सॉल्यूशन। तो बच्चों आपका फाइनल आंसर क्या होगा? फाइनल आंसर आपके दो हो गए, एक x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू 1। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। अगर किसी को ना समझ में आया हो तो वो हमसे दोबारा पूछे। कोई बच्चा है ऐसा जिसको समझ में ना आया हो? देखिए भाई बच्चों से पूछे। ओके, निखिल त्रिपाठी, अफान, आकर्षण, आशी, देवांश, मानसी, ऋषि, श्लोक। कोई ऐसा बच्चा है जिसको दोबारा पूछना है? ये बच्चों समझ में आया? यस सर, आ गया। यस सर। ओके, ठीक है बच्चों, अगर ये मॉड का कंसेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है तो हम लोग फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी करके देखते हैं और देखते हैं आपकी कितनी पकड़ बनी। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व। सॉल्व क्वेश्चन है x² माइनस ऑफ मॉड x माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 12 होल डिवाइडेड बाय x माइनस 3 ग्रेटर और इक्वल टू 2x। ये है बच्चों क्वेश्चन। तो आप कहोगे सर यहाँ मॉड तो सिर्फ एक ही नंबर पे है, तो हम सर एक ही नंबर लाइन बनाएंगे। दो तो दो होते तो दो नंबर लाइन बनाते, और दो नंबर लाइन बनाने पर तीन रीजन बन जाते हैं, क्योंकि आपने एक ऐसा क्वेश्चन कराया था। अगर दो मॉड होते तो दो नंबर लाइन बनाओ, फिर उसमें तीन रीजन बन जाएंगे। तीन मॉड होंगे तो तीन नंबर लाइन बनाओ, फिर हर रीजन को एक एक करके कंसिडर करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मॉड किसके ऊपर है? x। तो जब मॉड के अंदर कोई चीज को जीरो करेंगे तो उसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा? जीरो आएगा, यानी जीरो से बड़े x को डलेंगे तो ये मॉड x पॉजिटिव साइन से खुलेगा, जीरो से छोटे x डलेंगे तो ये मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा। तो आप पहला केस क्या करेंगे? x लेस देन 0, इसको लिखेंगे x² माइनस x माइनस 12 अपॉन x माइनस 3। और बच्चों मैंने बताया था कि इनइक्वालिटीज में क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करते, इसलिए इसको उधर ले आएंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। और सॉल्व करने के बाद बच्चों यहां से जो आंसर आएगा वो वही एक्सेप्ट करना जो 0 से छोटा हो। तो बेटा ये एक केस हो गया। और दूसरा केस कैसे करेंगे कि x को आप 0 या 0 से बड़ा नंबर मान लेंगे। जब मान लेंगे तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा। जब उसका मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा तो यहाँ पे लगता है ये गलती हो गई। पहले वाले केस में मॉड नेगेटिव साइन से खुलना है, लेकिन पहले भी नेगेटिव है बहुत, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और दूसरे वाले केस में मॉड पॉजिटिव साइन से खुलेगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो ये है बच्चों। तो ये हो गया बच्चों, 2x को उधर ले आएंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बेटा पहले केस को सॉल्व करेंगे, वही वाला x एक्सेप्ट करेंगे जो नेगेटिव हो। दूसरे केस को सॉल्व करेंगे तो x 0 या 0 से बड़ा लेंगे। ठीक है, दोनों को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसका यूनियन ले लेंगे। उसका क्या ले लेंगे? यूनियन ले लेंगे, इंटरसेक्शन नहीं, यूनियन। पहले केस को सॉल्व करिए, ए वाले केस को, फिर दूसरे वाले केस को सॉल्व कर लीजिए।
ओके बच्चों, स्क्रीन विजिबल है आपको? आवाज दीजिए आप लोग। यस सर। ओके ठीक है, अब हम स्क्रीन शेयर कर दें आपको। ओके बच्चों, जो मैंने अभी आपकी स्क्रीन पे लगाया है ये वाला क्वेश्चन देखिए, अभी हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। सभी लोग अपनी स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। मैंने पिछले टर्म पे बच्चों आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया था। ओके तो ठीक है बच्चों, देखते हैं हम लोग आगे। तो बच्चों, जो सेट्स में ऑपरेशन होते हैं उन ऑपरेशंस को हम लोग किस तरह से दिखाते हैं? हालांकि वो ऑपरेशंस आपको पहले से ही पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको दोबारा समझाता हूँ। एक होता है यूनियन ऑफ सेट्स, एक होता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, एक होता है डिफरेंस ऑफ सेट्स, और एक होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। अगर इन चारों में किसी बच्चे को भी प्रॉब्लम है तो वो बिल्कुल यहाँ पर ध्यान से देखे, उसको पूरा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से करना होता है। ओके बच्चों, अब ये स्क्रीन क्लियर है आपको? आवाज आ रही किसी को? ओके ओके ठीक है, हम दोबारा कर देते हैं, वेट करो बस। ओके बच्चों, तो मैंने अभी आपके सामने जो स्क्रीन शेयर की है उसमें मैं कुछ छोटी बातें आपको बता रहा हूँ। वो बातें आपको समझनी होगी तो आपसे और भी क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे बच्चों, मैंने आपके सामने क्या कर रखा है, एक देखिए जरा ध्यान से, मैंने एक बॉक्स बना रखा है। इस बॉक्स के अंदर जैसे बच्चों ये ए सेट है और ये एक बी सेट है, ठीक है ना? तो बेटा आप सबको ये पहले से हमारे हिसाब से पता होगा कि ये जो रीजन होता है, ये जो मैं आपके सामने डार्क कर रहा हूँ, ये रेड वाला रीजन दोनों में कॉमन होता है। तो इसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। इस रेड वाले रीजन को जो नीचे भी डार्क किया गया उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उसको हम लोग कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी कहते हैं। और बच्चों, सबको हमने देखा है, हर बच्चे को प्रॉब्लम होती है कि डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखने में गलती कर देता है।
तो बच्चों अगर हमको डिफरेंस ऑफ सेट्स लिखना हो, जैसे a माइनस बी लिखना है, तो बच्चों a माइनस बी का मतलब होता है a में से b के कॉमन वाले एलिमेंट हटा दो और बाकी रीजन लिख दो। तो बच्चों अगर हम a का रीजन देखें तो a में b के कॉमन वाले एलिमेंट मैंने अभी आपके सामने शेड किए, तो इसका क्या मतलब हुआ a माइनस बी का? तो बच्चों a माइनस बी का मतलब होता है a में से b के कॉमन वाले एलिमेंट हटा दो और बाकी बचे हुए a के एलिमेंट लिख दो। इसी को कहते हैं बच्चों a माइनस बी। तो बच्चों अगर हमें a माइनस बी वाला रीजन दिखाना है तो बच्चों वो ये ग्रीन वाला रीजन होगा a माइनस बी वाला। तो अगर हम इसको वेन डायग्राम से दिखाएं तो ये आपका ग्रीन वाला रीजन जो है बच्चों ये a माइनस बी, क्या है ये a माइनस बी। और सिमिलरली बच्चों अगर हमसे b माइनस ए पूछा जाए तो बच्चों b माइनस ए का मतलब होता है कि b में से a के कॉमन एलिमेंट हटा दो और बचे हुए एलिमेंट्स लिख दो b के, तो b माइनस ए आ जाएगा। तो बच्चों ये जो मैं रीजन आपके सामने शेड कर रहा हूं, इस रीजन को कहता हूं मैं b माइनस ए। क्या कहता हूं मैं? b माइनस ए। तो ये होता है बच्चों b माइनस ए। तो बच्चों ये आपको क्लियर होना चाहिए कि b माइनस ए क्या है, a माइनस बी क्या है, और रेड वाले रीजन को बच्चों हम लोग कहते हैं, रेड वाले रीजन को उसको हम लोग कहते हैं a इंटरसेक्शन b। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए कि a माइनस बी क्या है, b माइनस ए क्या है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। यूनियन तो सभी बच्चे जानते ही हैं, यूनियन का मैं डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। यूनियन का मतलब ये होता है कि अगर आपको नहीं पता यूनियन तो वो भी हम आपको समझा देते हैं, आप समझ लीजिए। अच्छा जैसे बच्चों देखिए, अगर आपके पास a दिया है 1 2 3, b दिया है 2 3 4 5, तो यूनियन में क्या लिखते हैं, वो सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता है। ठीक है, और इंटरसेक्शन का मतलब ये होता है, सबसे नीचे देखिए, अगर a आपका दिया है 1 2 3, b दिया है आपका 2 3 4 5, तो इंटरसेक्शन का मतलब वो वाले एलिमेंट लिखते हैं जो दोनों में कॉमन। तो दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे 2 3। ठीक है, तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं। ये प्रॉपर्टीज आपके सामने बिल्कुल पूरी तरीके से विजिबल है, आप देखिए आराम से। तो बच्चों पहली प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। क्या होती है प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन? A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इसको हम लोग बेटा कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ। से कॉम्यूटेटिव लॉ आपने मल्टीप्लिकेशन सुना होगा कि A इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। वैसे ही बेटा अगर हम A का B से यूनियन लें या B का A से या A का B से यूनियन लें तो बात एक ही आती है बेटा। ये जो प्रॉपर्टीज होती है कॉम्यूटेटिव, वो यूनियन के लिए भी है और वो इंटरसेक्शन के लिए भी है। ठीक है ना, तो हम चाहे A का B से इंटरसेक्शन लें चाहे हम B का A से इंटरसेक्शन लें, ये बात एक ही होती है। उसके बेटा जो है बाद में अगर दो या दो से ज्यादा सेट्स आ जाते हैं तो ऐसे केस में हम चाहे एक साथ यूनियन ले लें चाहे डिस्ट्रीब्यूट करके लें, रिजल्ट सेम आता है। इसको बच्चों हम लोग एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। और अगर हम किसी सेट का उसी सेट से यूनियन लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आइडियम पोटेंट लॉ। आइडियम पोटेंट लॉ का मतलब होता है कि अगर आपके पास कोई सेट दिया है और आप उसी का यूनियन लेंगे उसी से, तो आंसर तो वही आएगा। और बेटा एक लॉ होता है, उसको कहते हैं लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये होता है ए यूनियन फाई। फाई मैंने बताया था आपको पिछले टर्म पे कि फाई जो होता है इटसेल्फ एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। बेटा हम लोग फाई खुद ही सेट होता है, इसलिए हम फाई को कभी भी इस तरह से नहीं लिखते हैं जैसे अभी हमने आपकी इस तरह से स्क्रीन पे लिखा, ये गलत होता है। तो जो फाई होता है वो इटसेल्फ एक सेट होता है, जैसे ए होता है बी होता है, तो वैसे ही बेटा इटसेल्फ फाई भी जो होता है एक सेट होता है। तो सेट जो होता है उसके ऊपर फाई होता है, उसको सिर्फ फाई से ही रिप्रेजेंट करते हैं। उसके ऊपर अगर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे तो वो गलत माना जाएगा, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। तो बेटा ये आप समझ गए होंगे। तो ए यूनियन फाई जो होता है वो ए होता है। उसके बाद ए यूनियन यूनिवर्सल सेट। अब बेटा यूनिवर्सल सेट में तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे, तो फिर उसका रिजल्ट यूनिवर्सल सेट होगा। और फाई वाले सेट का फाई वाले सेट से यूनियन लेंगे तो रिजल्ट भी फाई आएगा। और बच्चों हमने आपको सबसेट की कहानी पिछले टर्म पे क्लियर की थी कि अगर ए जो है बी का एक पार्ट है, ए जो है बी का एक सबसेट है,
तो अगर हम आपको सबसेट की कहानी अगर यहां से दिखाएं तो आपको ज्यादा समझ में आएगी। ये देखो बच्चों, ये बी है, मेरी स्क्रीन पे देखो, ये ए है। तो बेटा ये ए है छोटा वाला और बी है बड़ा वाला। तो बेटा ए जो है बी का सबसेट है, ये क्लियर बात है इसमें। तो अगर हम बेटा ए का बी से यूनियन लेंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, बी तो आएगा। तो वही मैंने लिखा है कि ए का बी से यूनियन लेंगे तो सारे एलिमेंट किसके आ जाएंगे, ए और बी के। तो उसका मतलब वो बी में ही होंगे सब। तो उसका मतलब उसको क्या लिख सकते हैं कि ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। कब, जब ए सबसेट हो बी का। तो अभी तक किसी को प्रॉब्लम है यहां पर, बच्चों से पूछे भाई। ओके ऋषि बेटा कुछ पूछना है तुमको, ऋषि? नो सर, नो सर। ओके तो अब हम लोग बेटा इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। इंटरसेक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे मैंने बताया था कि यूनियन कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, वैसे इंटरसेक्शन भी आपका कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है, एसोसिएटिव लॉ भी फॉलो करता है, आइडियम पोटेंट लॉ को भी फॉलो करता है। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपको देखना पड़ेगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे अप्लाई होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, जो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये सारे बच्चों को ध्यान देना पड़ेगा। ये जब आपको रिलेशंस में लगाने पड़ेंगे तो आप लगा नहीं पाएंगे, इसलिए अभी आप ध्यान दीजिए कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो इंटरसेक्शंस पे होता है वो किस तरह से अप्लाई करता है। वो होता है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ये पार्ट आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद बच्चों आगे आपके सामने सब लिखा हुआ है, उसमें देख लीजिए, जहां आपको डाउट हो वो पूछ लीजिए, बाकी सारे ऐसे ही कॉमन चीजें हैं। तो बच्चों ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा कि ए सबसेट है बी का। अगर हम ए का बी से इंटरसेक्शन लेंगे, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कॉमन एलिमेंट। तो बच्चों ये बी है बड़ा वाला और छोटा वाला ए है। तो अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, जो कॉमन एलिमेंट होंगे वो ए और बी दोनों में मौजूद है। तो बेटा इंटरसेक्शन लेंगे तो ये छोटा वाला पार्ट आएगा दोनों में, क्योंकि ये बी और ए दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपको सबको क्लियर है। डिफरेंस ऑफ सेट्स मैंने अभी बच्चों आपको बताया कि बीच वाले पार्ट को कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी, और इन दोनों किनारे वाले पार्ट ए माइनस बी, बी माइनस सी। ये बात आप लोग को सबको क्लियर है। होमवर्क के लिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आप लगा लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंस काफी इजी है, ये आप खुद से कर सकते हैं और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो ये बात आपको क्लियर है। अब बच्चों हम लोग एक नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का मतलब होता है कि उस सेट को छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट ले लो, तो हम उसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जैसे बेटा एक यूनिवर्सल सेट दिया है, देखिएगा, जैसे आपको यहां पर एक यूनिवर्सल सेट दिया है और एक ए दिया है। तो अगर आपसे कहा जाए कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, तो ए वाले एलिमेंट छोड़ करके जो बाकी एलिमेंट बचे वो लिख दीजिए। तो बाकी एलिमेंट कौन से होंगे, 4,5। तो ये आप समझ लीजिएगा कि किसी भी सेट का अगर हम कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो उसके वो एलिमेंट छोड़ करके बाकी बचे हुए सारे एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट को मैंने शेडेड डायग्राम से रिप्रेजेंट भी किया है। ये जो शेडेड डायग्राम वाला है ये एक कॉम्प्लीमेंट है आपके सामने। ठीक है बच्चों, ये सब आपको क्लियर हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिशन फॉर्मूला किस तरह से होता है और प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन और एक्सक्लूजन का क्या मतलब होता है, जरा समझिए। तो बच्चों ये तो आप डायग्राम से नीचे समझ सकते हैं कि जैसे मैंने एक बॉक्स बना दिया नीचे और मैंने कहा कि ये ए है और ये बी है। तो बच्चों अगर हम यूनियन लेते हैं तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ जाने चाहिए। तो बच्चों जब हम ए लेते हैं और बी लेते हैं तो एक पार्ट 2 बार रिपीट हो जाता है। वो कौन सा पार्ट होता है जो 2 बार रिपीट हो जाता है, ये बीच वाला। ये बीच वाला पार्ट बच्चों 2 बार रिपीट हो जाता है, इसलिए हम इसको एक बार माइनस करते हैं। तो बच्चों हमसे कहा जाता है कि अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए यूनियन बी में बताने,
इसका मतलब होता है बाहर जो n लिखा हुआ है, n का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चों अगर आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स a और b में बताने हैं तो आप कैसे बताएंगे? आप a के एलिमेंट बताएंगे, फिर b के एलिमेंट बताएंगे, फिर जो दो में कॉमन है उसको आप माइनस कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? a यूनियन b आ जाएगा। a यूनियन b का मतलब ये हुआ कि जब आपने a लिया था, b लिया था, तो जो कॉमन वाले थे वो 2 बार रिपीट हो गए, मतलब a के साथ भी आया था फिर b के साथ भी आ गया, तो इसलिए मेरे को एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, तो मेरे पास a और b के एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर अब आप ध्यान से देखिएगा, और भी कई तरीके होते हैं इसको लिखने के लिए। मैं अलग अलग कलर बता देता हूँ। ये आपका ब्लू कलर है, और जो दूसरा कलर बना देता हूँ वो एक ऑरेंज कलर है। तो बच्चों अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ऑरेंज कलर होता है वो b माइनस से होता है, और जो ब्लू कलर है वो a माइनस बी, और जो मिडिल वाला है वो a इंटरसेक्शन बी। तो बच्चों एक आंसर आप और लिख सकते हैं ना, कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे कि जो n a यूनियन b होता है उसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b माइनस a प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। आप इस तरह से भी लिखेंगे तो भी आपका a यूनियन b निकल करके आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर अब आपकी स्क्रीन मैंने बड़ी कर दी है, इसको आप देखिए आराम से, ये आपको क्लियर कट विजिबल होगा कि a यूनियन b जो होता है na प्लस nb एन a इंटरसेक्शन b, यही बेटा कहानी 3 के लिए भी हो सकती है, 4 के लिए भी हो सकती है। तो आप बच्चों 3 के लिए तो करेंगे ही करेंगे। ये देखिए बच्चों 3 के लिए फॉर्मूला है आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ, और 3 वाले आपने कभी डायग्राम नहीं देखे हैं तो मैं आपको डायग्राम दिखा दूंगा फिर बाद में, या आपकी स्क्रीन पे अभी बना देता हूँ 3 वाला डायग्राम। देखिए ये मैंने आपके सामने एक बॉक्स बनाया है अभी, और बॉक्स बना के जैसे मैंने आपके सामने ये 3 सेट इस तरह से रिप्रेजेंट किए। तो इसको मैं फिर से बना देता हूं, देखिए दोबारा। ये है बच्चों, तो बच्चों हमने ये दोबारा बना दिया है। तो बच्चों इसमें एक ऐसा रीजन होता है, बच्चों इसमें एक ऐसा रीजन होता है जो तीनों में कॉमन होता है, और जो तीनों में कॉमन है वो ये वाला रीजन है, बीचों बीच वाला, ये तीनों में कॉमन होता है। इसका नाम होता है a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। तो बिल्कुल बेटा उसी तरह से कहानी होती है कि a प्लस बी प्लस सी करेंगे, फिर जो रीजन रिपीट हो गए तो उनको माइनस करेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्लियर कट विजिबल है, एन ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। 2 बार रिपीट हो गया था, 2 बार रिपीट हो गया था, और ये वाला तो रीजन आया ही नहीं था, इसलिए मैंने इस वाले रीजन को अलग से लिख करके माइनस नहीं किया है, ऐड किया है। तो ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि किस तरीके से ये फॉर्मूले एडिशन वाले जो होते हैं वो 2 के लिए भी वैलिड हो सकते हैं और ये 3 के लिए भी वैलिड हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये सबको क्लियर हो गया होगा किस तरह से क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप घर पे भी कर सकते हैं जो अभी मैंने आपके सामने मार्क किया है, जो अभी हमने आपके सामने मार्क किया है वो क्वेश्चन आप घर पे आराम से कर सकते हैं। तो बच्चों जाते जाते आप सबके लिए अब एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, वो सारे बच्चे उसका आंसर निकाल के मेरे को बताएंगे कि उनका आंसर क्या आ रहा है। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे और मेरे को आंसर बताएंगे कि आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन है जाते जाते आपके लिए, सॉल्व, सब लोग लिखिए सॉल्व। आपको सॉल्व करना है mod x इज इक्वल टू -3x -5। आपको यहाँ पे x निकालना है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और मेरे को देखें आंसर पहले कौन बताता है। क्वेश्चन है आपका mod x इज इक्वल टू -3x -5।
देखिए कौन बताता है, निखिल बताता है कि अफान बताता है कि आकर्षण, आशी, देवांश, मानसी, ऋषि, श्लोक, देखिए कौन बताता है। mod x is equal to minus 3x minus 5. अब किसका आंसर आया, किसी का? किसी बच्चे का आंसर आया? बच्चों किसी का आंसर आया? सर x है -5/2। हाँ यस बेटा, इसका आंसर है -5/2। क्या नाम है बेटा आपका? श्लोक। ठीक है ठीक है, इसका आंसर -5/2 है। गुड। तो कैसे किया होगा आपने? सबसे पहले कहा होगा कि सर एक नंबर पे मॉड है, तो मॉड के नंबर के अंदर को पहले मैंने पॉजिटिव मान लिया होगा, तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन किया होगा। यस सर। फिर इसको सॉल्व किया होगा। तो सर यहाँ से आ गया 4x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू हो गया -5/4। तो सर ये सॉल्यूशन तो एक्सेप्ट हो नहीं सकता, क्योंकि आपने x को पॉजिटिव माना है, लेकिन ये तो नेगेटिव आया है, इसलिए यहाँ पर ये सॉल्यूशन हो जाएगा नो सॉल्यूशन। ये आपका हो गया पहला केस। और जब आप दूसरा केस लेंगे x लेस देन 0, तो उसमें मॉड नेगेटिव साइन से ओपन होगा। ये हो जाएगा -x + 3x इज इक्वल टू -5। तो ये हो गया 2x इज इक्वल टू -5। यहां से आ गया x इज इक्वल टू -5/2, और आपने x नेगेटिव लिया है और नेगेटिव आ भी रहा है, तो सिर्फ इसका यहाँ पे एक आंसर आ गया, ओनली x इक्वल टू -5/2 इज सॉल्यूशन। ये है बेटा आंसर। देखो किसी को ना समझ में आया हो तो वो हमसे दोबारा पूछे, काफी मैंने इजी दिया था। ओके, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ भाई, सबको क्लियर है? यस अगर सर। सबको आता है तो ठीक है, हम दोबारा एक क्वेश्चन दे रहे हैं, फिर से आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोबारा दे रहे हैं, फिर से करिए सभी बच्चे। हम दोबारा दे रहे हैं आपको, देखिए ध्यान से। ठीक है, दोबारा हम देने जा रहे हैं, देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, mod x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू x + 1 होल डिवाइड बाई 2। सॉल्व, आपको यहां से सॉल्व करना है। mod x - 1 ग्रेटर और इक्वल टू x + 1/2। आप देखिए कौन सा बच्चा इसका आंसर निकाल के देता है। अभी तो हमने छोटे ही क्वेश्चन दे रहे हैं, वो तो क्वेश्चन ही नहीं दिए जिनमें 2 नंबर्स पे मॉड लगे रहते हैं। ओके, अब हम सॉल्व करते हैं, किसी का आंसर नहीं आया है। सबसे पहले हाँ बताइए बेटा।
सर आंसर 3 है इसका। नहीं बेटा, इसका आंसर वैसे 3 आ तो नहीं रहा है। ओ, मैं आपको घर के लिए दे देता हूँ, या तो मैं थोड़ा सा कर देता हूँ कि अच्छा, सबसे पहले मॉड के अंदर क्या है, x-1, यानी मॉड के अंदर का नंबर जब पॉजिटिव करेंगे तो आ जाएगा x-1 ग्रेटर और इक्वल टू 0, यानी कि x ग्रेटर इक्वल टू 1। तो ये आपका, अगर x 1 से बड़ा होगा तो उसका मॉड पॉजिटिव साइन से ओपन होगा, ये आपका पहला केस है। ग्रेटर इक्वल टू x+1/2, इतना आ गया। 2 एक पॉजिटिव नंबर है डिनोमिनेटर में, तो हम उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2x-2 ग्रेटर इक्वल टू x+1, ये हो जाएगा 2x - x -2 -1 ग्रेटर इक्वल टू 0, यानी कि x -3 ग्रेटर इक्वल टू 0, ये आया। तो बेटा यहाँ से x ऊपर वाले से आपने 1 से बढ़ा लिया, नीचे 3 से बढ़ा आया है, तो जो कॉमन रीजन होगा बेटा वो आपको लेना पड़ेगा। तो बता सकते हैं कॉमन रीजन क्या होगा, 1 से बढ़ा 3 से बढ़ा, तो कॉमन क्या होगा, कोई बताएगा? 1 से भी बड़ा है 3 से भी बड़ा है, तो कॉमन x क्या होगा दोनों में? देखिए 1 3, मैं आपके सामने बना के देख रहा हूं, देखिए, क्योंकि आपको जो 3, आपको जो आंसर लेना है वो इस रीजन में लेना है, जो मैंने आपको रीजन ऊपर बना के दिया, ये देखिए, ये इस रीजन में बच्चा आपको आना है, ठीक है ना, इस रीजन में भी आप आंसर निकालिए। तो आपने क्या एज्यूम किया है कि आपका x क्या है, 1 से बड़ा है, और आपका आंसर क्या आ रहा है, 3 से बड़ा आ रहा है, तो आपका कॉमन x क्या होगा, आपका कॉमन x होगा 3 से बड़ा। इसका मतलब आपका एक पार्ट का आंसर आया है x बिलोंग टू 3 से इंफिनिटी, ये एक, ठीक है। फिर हम दूसरा केस सॉल्व करेंगे, x लेस देन 1 ले लेंगे, ठीक है, एक बार x 1 से बड़ा, एक बार 1 से छोटा। अब की मॉड नेगेटिव साइन से खुलेगा, तो सबसे ऊपर वाली इक्वेशन देखो, उसमें मॉड जब नेगेटिव साइन से खुलेगा तो x -1 पे जब बाहर माइनस आएगा तो उसको 1 - x लिख दो, ग्रेटर इक्वल टू x+1/2। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 - 2x ग्रेटर इक्वल टू x+1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये x + 2x, सारी टर्म में इस तरफ ले आया हूं, क्या जैसा बताओ वहां पे ले जाओ, तुम लोग के अकॉर्डिंग ही कर देता हूँ। चलिए, तो ये हो गया बेटा 2 - 1 - 2x - x ग्रेटर इक्वल टू 0। तो ये हो गया बेटा 1 - 3x ग्रेटर इक्वल टू 0। x का कोफिशिएंट माइनस में, इसलिए माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x - 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसका मतलब x क्या आया, x है बच्चों लेस देन इक्वल टू 1/3। बेटा 1 से छोटा और 1/3 से भी छोटा, तो कॉमन रीजन क्या हुआ, देखिए ये आपके दो आंसर है, इसमें कॉमन बताइए, कॉमन x क्या होगा, नंबर लाइन बना लीजिए आप, फिर हमको बताइए, नंबर लाइन बता के बता सकते हैं आप। ये देखिए यहाँ पे 1 और 1/3 1 से पहले होगा, तो 1 से छोटा रीजन ये है और 1/3 से छोटा रीजन ये है, तो कॉमन रीजन क्या हुआ, कॉमन x आपका हुआ 1/3 से छोटा, तो आपका आंसर यहाँ से आया x बिलोंग टू -∞ से 1/3। 1/3 पे इक्वल का साइन है तो क्लोज ब्रैकेट लगा दिया। तो बेटा आपका फाइनल आंसर आ गया, फाइनल आंसर मैं लिख देता हूँ, फाइनल आंसर आपके दो हैं, एक ऊपर वाले रीजन से आया, एक नीचे रीजन से आया, यानी x बिलोंग टू -∞ से 1/3 यूनियन 3 से इंफिनिटी, ऊपर वाले के नीचे वाले के से। अब आप देख लीजिए आपको क्या समझ में नहीं आया, तो हर बच्चे को क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। हाँ भाई, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो वो हमसे पूछ सकता है। क्लास आपकी ओवर हो गई है।